हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और जैसे आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम की जिसमें मैथ आती है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरीके के वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाले और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड भी है। जैसे आप एसएससी वगैरह या एसएससी सीजीएल या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। मैथ का पूरा सिलेबस इस चैनल पे कराया जाएगा, तो आप ज़रूर देखें। और कोई मतलब फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स रुपए और वाई रुपए अलग अलग पे किए गए हैं, मतलब जमा किए गए हैं साधारण ब्याज के रूप पर, सिंपल इंटरेस्ट पे। इसको 12% पे लगाया गया है और इस वाई रुपए को, ये रुपए दिए हैं एक्स और वाई, ठीक है, इसको 10% पर और इसको 10% पर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए गए पैसे। किस पे लगाए गए? सिंपल इंटरेस्ट। और जो टोटल टाइम है वो 4 ईयर है। टाइम यहाँ पर कितना दिया है? जो टाइम है वो 4 ईयर के लिए है, 4 साल के लिए लगाया गया। और जो एसआई मिला है, उसको इंटरेस्ट मिला है 4 साल में, वो मिला है 480 रुपये। ठीक है, तो जैसे आप 1 ईयर का निकालते हो एसआई, वो आपका आ जाएगा 120 रुपये। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, 1 साल का। उनकी जो ये जो एक्स और वाई जो अमाउंट है, एक्स और वाई जो अमाउंट है, इसका रेशियो दिया है 5:6। तो मुझसे वाई पूछ रहा है बाद वाली धनराशि क्या है, यानी वाई निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? वाई, यानी वाई क्या होगा। ठीक है, वाई क्या होगा, हमें वाई फाइंड करना है, ये वाई निकालना है। बात समझ गए होगे? इसमें क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए, इसको थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है। मैंने 1 ईयर इसलिए किया क्योंकि मुझे हर बार 4 लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिखना। हम अमाउंट इसी को मान लेते हैं। जो एक्स ने जो रुपए लगाए वो मान लो 5 रुपए लगाए थे 12% के लिए, तो उसको एसआई मिलेगा ये। और टाइम क्योंकि 1 रुपये ही डाला है, जो एसआई का फार्मूला होता है वो होता है आपका पीआरटी बाई 100। तो यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं वो पीआरटी बाई 100 ही लगा है। और यहाँ भी लगाओगे तो प्रिंसिपल को 6 मान लो। रेट दिया गया है 10%, टाइम 1 है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 60 60/100 आ जाएगा। और इधर जब इसको सॉल्व करोगे तो 60 इसको भी कितना आ जाएगा? 100। इसको सॉल्व करके आप निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगा 120/100। ठीक है, ये हमारे हिसाब से टोटल हमारा क्या आया है? इंटरेस्ट आ गया। क्या आया? इंटरेस्ट। और हमें एसआई दिया कितना? 120, यानी ये पूरा किसके इक्वल होगा? 120 के। तो इधर से कट कर दीजिए, 1 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट तुम्हें कितना मिल जाएगा? 100 रुपये मिलेगा। कितना मिल गया? 100। मुझे कितने यूनिट चाहिए? 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो x का अमाउंट होगा वो आपका 500 आएगा। और y यानी जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 600 आपका आ जाएगा y। ठीक है, बात समझ गए? y कितना आ जाएगा? 600। तो मुझे बाद वाला पूछा था अमाउंट, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग।
देखिए, एक व्यापार में P और Q अपनी धनराशि को, एक P है और दूसरा R है, P और R 2:1 में लगाते हैं। उसके बाद P और Q कौन है, P और जो Q है उनकी राशि है 3:2 में। P और Q कितना लगाते हैं, 3:2 के रेशियो में। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें दो मेथड होते हैं, या तो इनके P के रेशियो आप इक्वल करा लीजिए, दोनों में बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हो R/P, तो R की जगह पे 1 रख दीजिए और P की जगह पे 2 डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए P/Q। P की वैल्यू यहाँ पे 3, तो मैं 3 डाले दे रहा हूँ। Q की वैल्यू 2 है तो 2 डाल दीजिए। मतलब ये जो रेशियो है वो किसका है, ये P का है और ये Q का है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको सिंपली इसका मल्टीप्लाई इससे कराना होगा, फिर ऊपर इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, R/P और Q ऐसे निकल के आएगा। जब इस तरह से आप इसमें करा रहे होंगे तो ये 3 बनेगा, इसका इसमें कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 का जब 2 में कराओगे मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। तो R, P और Q का जो रेशियो आया है वो आपका आ रहा है 3:6 और 4। मुझसे वैल्यू पूछ रहा है Q की वैल्यू, किसकी पूछ रहा है, Q का मान कितना होगा। तो Q को कितना लिख रहे हो, 4, तो आप 4 डाल दीजिए। अपॉन में सम ऑफ रेशियो, इसको ऐड करेंगे 6 3 9 और 9 4 13 आ जाए, कितना आ जाएगा 13, और इंटू करा दीजिए 7 2 6 0 0। इसको 13 से कट कर दीजिए। यहाँ पे जब इसको 13 से डिवाइड करोगे तो 13 पचे 65 आएगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो रही, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको 13 पचे 65, इसको कट कर लीजिए 65, मतलब 5 टाइम डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 13 पचे 65, इससे 65 माइनस करोगे तो यहाँ बच जाएगा 12 7 76 76। 3 78 होता है, डिवाइड हो नहीं रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। P और Q का रेशियो पूछा है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया है क्या, या बस एक मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कॉपी हो गया है, इसलिए देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर जो आ गया है क्वेश्चन, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आंसर आपका Q की वैल्यू ये हो जाती है, ये Q की वैल्यू हो जाती है। बात समझ गए। बट इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी गलती क्या हो गई, यहाँ पर जो P/Q क्वेश्चन ये सही है, इसके हिसाब से आंसर नहीं यहाँ पे है। जैसे जो हमारा आंसर आ रहा है ये इसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। या तो ऑप्शन चेंज कर दूं तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर जहाँ पर P/Q लिखा है, यानी P और Q का जो रेशियो दिया है, P और Q का 3:2, तो इस जगह ये गलती हो गई है। यहाँ पर रेशियो है आपका Q/R क्या है, ये 3:2 दिया, ये गलत है, इतना मिसप्रिंट हो गया है। तो उसको आप सही कर लीजिए। जब इसको सही करके जैसे मैंने बताया एज इट इज सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे P/R था 2:1, इसका दूसरा मेथड मैं सिंपल, मतलब जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है वो उसी से लेके कर रहा हूँ। Q रेशियो जो R है
वो है 3:2। ठीक है, समझ गए हो, ऐसे कर लेना। इसको देखो दूसरे मेथड में मैंने कैसे कह रहा था कि जैसे मान लो ये दिया है 3:2, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इस रेशियो को इक्वल कराना होता है। जो रेशियो मुझे सेम दी हो, जैसे आर सेम दिया है वो नहीं, इसमें क्या है इसमें आपको जो वैल्यू जो दी होती है, जैसे यहाँ पे आर दिया है, इसको सेम कराना होता है। तो इसमें क्या करा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें 1 से, तो ये बन जाएगा 4:2। और इधर जब 1 से कराओगे दोनों में कराना होता है, इसको पूरे मल्टीप्लाई ऐसे, इसको रेशियो इक्वल करना होता है। 1 में कराओगे तो 3:2 बन जाएगा, है ना। तो अब ये सेम, मतलब देखो ये सेम हो गया, ये जो आर है वो दोनों में सेम हो गया। तो अब रेशियो जैसे पी क्यू और आर लिखोगे तो पी का रेशियो 4 हो जाएगा, और जो तुम्हारा क्यू होगा वो 3 डाल दोगे, और आर की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 2 डाल दोगे। तो इस तरीके से आप इस वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर निकल आएगा। इसमें जैसे 2 निकालना तो आर की वैल्यूज ए से निकल आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात, यानी जो पास हुए हैं बच्चे और जो फेल हुए हैं, उनका रेशियो दिया है 25:4। ठीक है, यदि 5 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो मान लो जैसे टोटल विद्यार्थी, इसमें कुछ लेना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे x कांस्टेंट मान लोगे तो ये बन जाएगा 29x, मतलब यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ ऐड करोगे 29 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 और परीक्षार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 5 जब इसमें और बढ़ा दोगे तो अभी कितने हो जाएंगे, अभी स्टूडेंट इतने हो जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए होगे। फिर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की पहले से 2 कम हो, जो अनुत्तीर्ण होते थे पहले, मान लो पहले होते थे पास 4x, फेल होते थे 4x, और पास होते थे 24, मतलब 25x। तो जो अनुत्तीर्ण होने की जो संख्या थी वो 2 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 2। तो जैसे देखो 2 इधर फेल होने की संख्या जैसे कम हो गई, पहले 4x थी, 2 कम हो गई, तो इसमें 2 बढ़ जाएगी, तो 5 तो ये बढ़ गए और 2 ये बढ़ जाएगी। तो यानी अब जो संख्या बनेगी वो 25x प्लस 7 बच्चे पास हो रहे होंगे, और 4x माइनस 2 बच्चे ये फेल हो रहे होंगे। जो इनका रेशियो दिया है वो दिया है 22/3। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपकी ये कंडीशन बनेगी। आप इसको जितनी जल्दी बना ले तो उतना आपको ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई आप इधर करा दोगे इधर से, और इसका इधर कराओगे जाके, तो 3 से इसमें कराएंगे तो बनेगा 75x प्लस 21 इज इक्वल टू, इधर कराओगे जाए तो 22 चौको 88 हो जाएगा, 88x और माइनस 22 दून 44। 44 इधर ले आइए, इसको उधर ले जाएंगे हम। 21 प्लस 44 तो इस 44 को आप इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, 70 उधर लेके जाओगे तो 88x माइनस 75, इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना 65, 65।
इधर सॉल्व करेंगे तो ये बचे कितना 13x। 13 से इसको कट करोगे 13 पचे 65 हो गए, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, है ना। अब x की मुझसे पूछा क्या है, तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने थे पहले 29x थे, कितने थे 29। तो क्या लिखोगे 29 इंटू 5 मल्टीप्लाई कराओगे 5 दूनी 10 और 9 पना 45, तो कितना हो जाएगा 145 ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा ये, जैसे मान लो पहले ये मुझसे पहले वाले बच्चे पूछे थे, ये पूछता कि बाद में जैसे और जो 5 शामिल हुए इनको भी ऐड करने के लिए, मतलब ये पूछा होता कि बाद में जो बच्चे टोटल थे वो कितने थे, तो 5 और इसमें ऐड कर देते, 5 स्टूडेंट और ऐड कर देते, तो मेरा बन जाता 150। कितने हो जाते स्टूडेंट 150। तो मुझसे सिर्फ पहले वाले स्टूडेंट पूछ रहा है, तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात है, मान लो जैसे एक गिलास ए है और दूसरी बी है, उनमें दूध और पानी का अनुपात, और एक दूसरे गिलास में 6 और इसके अलग अलग हैं दो। तो जैसे इसमें मैं निकाल लूँ दूध की मात्रा कितनी होगी 5/8 होगी, इधर दूध की निकालोगे तो 6/7 होगी। कह रहा है कितना मिश्रण दोनों को मिलाया जाए जिससे कि रेशियो कितना बन जाए 1:1, यानी इसमें 1/1 दूध और मतलब आधा दूध और आधा पानी हो जाए, कुछ इस तरीके से एलिगेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो इसका जो इसमें डिनोमिनेटर दिया है तीनों का, ये और जो इनके जो हर दिए इसका आप एलसीएम ले सकते हो, तो 56 आ जाएगा। तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, मतलब 56 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दोगे, इसमें भी 56 है डिवाइड करोगे तो 28 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 21 आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, तो ये 48 आ जाएगा। 48 में से 28 माइनस करोगे आप तो 10 मिल जाएगा, सॉरी 20 मिलेगा, और इधर 21 को 28 में से माइनस करोगे तो 7 मिल जाएगा। तो जो रेशियो आपका बनेगा वो 20:7 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको नहीं भी एलसीएम लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका एलसीएम ही लेना है। आप 3/8 दिया था और इधर कितना था इसका जो निकाला था 6/7 आया, और ये 1/2, इसको इससे माइनस करा दीजिए, जो आए माइनस करने पे यहाँ पे लिख दीजिए, और इस वैल्यू से इसको सब डिफरेंस निकाल लीजिए, जो आए वो यहाँ लिख दीजिए, वही उनके रेशियो हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी के पेपर के हिसाब से ही है। देखिए मुंबई की यात्रा करते समय 50% दूरी के लिए चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 40 किलोमीटर की दूरी के लिए उसकी चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। शेष दूरी वो कितने से चलती 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी औसत चाल पूछी गई है ट्रेन की। तो इसकी डिस्टेंस आप लेट कर सकते हो, ज़्यादा आसान है, कुछ भी लेट कर सकते हो। 100 इसकी 50% दूरी कितनी हो गई 50 किलोमीटर हो गई। 50 से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा 1 घंटे लगेगा, कितने आवर लगेंगे 1 घंटे, टाइम निकाल लिया। फिर उसके बाद कह रहा है इसका 40%, 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही तो आएगा। अब उसमें कितनी स्पीड से जा रहे हो 40 से ही जा रहे हो, तो इसमें भी कितना लगेगा 1 आवर लगेगा। कितना लगेगा 1 घंटा इसमें भी लगेगा टाइम, ठीक है। शेष कितनी तुम्हारे पास डिस्टेंस बची 50 डिस्टेंस ये कवर कर ली, 40 ये बची, कितनी 100 थी, 100 में से 90 यूज हो गई, 10 किलोमीटर बची, जिसको किससे चलना है 20 से। इसको डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम देख लो आप, जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2.5 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, यही एवरेज स्पीड क्या होती है किसी की भी, जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमने 100 मानी थी, टोटल टाइम कितना है 2.5 है। इसको 0 उठाओ, यहाँ पे लगा दो 25 चौको 100 तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड होगी
वो होगी आपका एवरेज स्पीड उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर P ले लीजिए, यहाँ पे कहीं पे Q ले लीजिए, दोनों का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कोई बिंदु R जो PQ के बीच में है, तो कहीं पे भी आप डाल लीजिए, यहाँ पे मान लो R होगा, PQ की लाइन पर ही है ये R, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये पॉइंट है वो क्या हो गया, R हो गया आपका PR का मान 3 है, PR का मान 3 दिया गया है, तो QR का मान कितना बचेगा, क्योंकि टोटल 5 है, टोटल लेंथ 5 है, PR इधर की PR जैसे लेंथ 3 है, तो आपकी जो इधर की बचेगी वो कितनी बचेगी, 2 बचेगी, है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि PR की लंबाई को 6% से बढ़ा दिया जाए, PR क्या है 3 है, इसको कितनी बढ़ा दी जाए 6, तो 3 को 6% बढ़ा दीजिए, तो 106 बटे कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाए 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18, यानी इतनी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ नीचे कितना आएगा 100 आएगा, डेसिमल लगाओगे तो 3.18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे 18। ये किसकी लेंथ हो जाएगी, अब PR की हो जाएगी, किसकी हो गई है PR की। तो मुझसे पूछ रहा है PQ में कितनी कमी आएगी, जितनी इधर बढ़ जाएगी उतनी ही तो इधर PQ में कमी आ जाएगी, सॉरी QR में या RQ में, जितनी इधर बढ़ेगी उतनी ही तो इधर कमी होगी। जैसे इधर की लेंथ को बढ़ाओगे आप, इधर प्लस करोगे तो इधर माइनस होगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 5 ही है, इसको R को इधर खसका के लाओगे तो इधर वाली लेंथ बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि R और Q की डिस्टेंस क्या होगी, कम हो रही होगी, तो कितनी कम हो जाएगी 18। तो R और Q में कितनी कमी आ गई 0.18 सेंटीमीटर की कमी आई। मुझसे पूछा कितने परसेंट की यह कमी आई है, तो आप परसेंट निकाल ही लोगे, जो लॉस होता है उसको ऊपर रखा जाता है ना। तो 0.18 अपॉन में क्या करोगे, जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी उसकी Q की, पहले 2 थी, इंटू कितना करा दो 100, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम में, तो आपका कितनी कमी हो जाएगी 9% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निश्चित धनराशि को 20% ब्याज पर 2 वर्ष के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, तो इसमें आप D = P इंटू R/100 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। बस D कितना दिया है 240 = यहाँ पे R P की जगह P डाल दीजिए, R का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर कर रहे होंगे आप तो कुछ 10,000 बनेगा, क्रॉस करा दीजिए इधर आके, तो 240 इंटू 100 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 6000। तो जो प्रिंसिपल था वो कितना आ जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर सी। 2 भाइयों की आयु में उनके माता पिता की आयु में अंतर का आधा है, तो मान लो 2 ब्रदर्स A और B ले लो, और उनके माता पिता को मान लो जो फादर्स होंगे और मदर होंगे, उसको फादर और मदर को कुछ भी मान सकते हो, मान लो इनकी एज X और ये Y होगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, है ना। और जो A B उनके बच्चे हैं, उन दोनों के जो आयु है वो A और B ले लो, इन दोनों के डिफरेंस यानी A - B X - Y का आधा है, कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है। बड़े भाई की आयु, मान लो बड़ा भाई A है, उसकी जो प्रेजेंट आयु है वो 18 साल है, जबकि छोटा भाई जब पैदा हुआ था तब उनके पिता की आयु 32 साल थी। जब उस छोटा भाई जब जन्म हुआ होगा, जब बर्थ हुई तो उसकी, तब उसके पिता की जो आयु थी वो 32 साल थी। अब छोटा बेटा कितने साल का हो गया 15 साल का हो गया, तो 15 साल इसमें बढ़ा दोगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी +15 कर दोगे, तो पिता की आयु हो जाएगी 47 ईयर, कितनी हो जाएगी 47। और बड़े बेटे की आयु कितनी थी 18 थी, और छोटे बेटे की आयु कितनी आ रही 15 आ रही।
एक्स फादर हैं तो इस जगह रख दोगे 47 माइनस वाई अपॉन 2। इधर इसको सॉल्व करिए तो ये बने कितना 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। चलो पहले 3 लिख लो, इसको क्रॉस करा लो अब, तो ये 6 हो जाएगा। 47 माइनस वाई आएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो 47 में से 47 में से 6 माइनस करोगे तो 41 आ जाएगा। माँ की आयु कितनी हो जाएगी 41 साल, क्योंकि माँ की आयु पूछी गई क्वेश्चन में। देखिए 10% छूट पर और 20% 40% दो क्रमिक छूट दी जा रही हैं अलग अलग, तो उसमें पूछी जा रही तीनों दोनों की जगह पर एक छूट दी जाए तो क्या होगी। पहले 10%, मान लो कोई अमाउंट 100 रुपये रहा होगा, उसमें 10% छूट दी तो कितना बचा 90। फिर से 80 दे दी, बच जाएगा कितना 80 बचेगा, और फिर 40 दे रहे हो तो कितना बच जाएगा 60 बचेगा। कुछ इस तरीके से, तो एक 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 8 9 72, 1 जीरो को और यहाँ से कट करा दीजिए। ये आ गया तुम्हारा 72 इंटू 6/10। मल्टीप्लाई कराओ इसको तो ये बन जाएगा कितना 12, 2 और 7 6 42 और 43/10। डेसिमल लगा दो, यहाँ डेस हटा दो, 43.2 बनेगा डेसिमल। जब इसको 100, अब इसको क्या कर दो 100 से इसको माइनस करा दो, 100 माइनस कर दोगे 43.2 तो इधर आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन जो आ रहा हो 8 6 कुछ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ के सिरों की लंबाई चौड़ाई दे रखी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घन का आयतन पूछा जा रहा है। मतलब एल बी और एच ये उसका वैल्यूम होता है, वही वैल्यूम पूछ रहा है। और उसका कब सर टोटल सरफेस एरिया दिया गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू ये 88 दिया गया। बस आपको क्या करना है, हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एल की वैल्यू मान लो, यहाँ पर इनके घनाभ के सिरों की लंबाई का अनुपात ये दे रखा है। देखो लेंथ बड़ी होती तो इसको इसलिए बड़ी मान लेना है, 3x मान लो लेंथ हो जाएगी, b को मान लो 2x और उसकी हाइट जो होगी वो मान लो कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। बस अब ऐसे रख के इसको सॉल्व कर लेना है। एल बी एच आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी मान लो एल छोटा बड़ा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वैल्यूज दोनों का हर बार मल्टीप्लाई होता है। तो ये आप ऐसे करके इसको सॉल्व करके x की वैल्यू मतलब जो निकलेगी उसको डाल देना x की वैल्यू, फिर एल बी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। या आप यूनिट करके भी मान सकते हो कि 1 यूनिट लेके करोगे तो भी हो जाएगी। देखिए समचतुर्भुज रोम्बस दिया गया, उसका परिमाप दिया है। तो जो रोम्बस होता है कुछ इस टाइप्स का बना होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जो इसका पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा वो होता है 4 इंटू साइड, और वो हमको दे रखा है 100, तो साइड निकल आएगी 25, साइड कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। ठीक है, उसका एक विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण दे रखा है 14, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं। इनके रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं 90, 14 है, विकर्ण आधा आधा होता है तो ये 7 हो जाएगी, ये 25 दी गई है, तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, दूसरा विकर्ण 24 2 जा कर दोगे 24 2 जा कर दोगे तो कितना हो जाए 24 दून 48 हो जाएगा। तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी दूसरे डायगोनल की D2 की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 48, और फर्स्ट डायगोनल जो दिया था D1 दिया गया था वो 14 दिया गया। तो इसका जो एरिया होता है मुझसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो डायगोनल यानी हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, आप डालिए D1 दिया गया आपको 14 दिया है और ये 48 दिया है। इधर 7 7 8 56 जिसमें 6 आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, मान लो जैसे x और y का मल्टीपल दे रखा है 120, उसके बाद उनको x वर्गों का स्क्वायर दिया है दोनों का, वो दिया है 2 8
9। अब एक चीज़ समझो, जैसे आपको ट्रिपलेट आता है, यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हो, दिमाग में जो थोड़ा बहुत भी चल रहा है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो जिसे ट्रिपलेट से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 289 ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट बन जाती है। किसका स्क्वायर हो रहा है? ये 17 का आ रहा है। किसका आ रहा है? 17 का। तो इसका मतलब इसमें ट्रिपलेट लग सकती है। इधर रूट निकल रहा है, रूट नहीं निकल रहा होता तो मुझे थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता। तो यहाँ पे रूट निकल रहा है, तो आप समझ सकते हो ट्रिपलेट किसका बनता है। ये बनता है 15 और 8 का। किसका? 15 और 8 का, यानी 15 स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो। 15 15 200 और ये लिखोगे 64। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आ रहा है 289। और यहाँ 15 8 120 भी होता है, देखो बन रहा है कि नहीं। 15 इंटू 8 करोगे तो ये 120 भी आ जाएगा, इधर से ये भी मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस दोनों संख्या में से बड़ी संख्या पूछी गई 15 आ जाएगी। एक तो आप ऐसे कर सकते तो नहीं तो आप बेसिक फार्मूला भी जानते हैं उस, लेकिन बेसिक का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरीके से लगाएं फार्मूले से। आगे देखिए, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, सभी सतहों पर एक परिणाम आने की प्रायिकता, मतलब सभी सतहों पर एक परिणाम आने की प्रायिकता पूछी है। कोई भी एक परिणाम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वैसे जैसे आप सिलेबस में नहीं है तो मत लगाइए। वैसे प्रोबेबिलिटी है तो इसके टोटल जो आउटकम बनेंगे वो बनेंगे 8। कितने बनेंगे? 8। किसी एक सिक्के के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो कोई भी इसकी जब देख लेना है पॉसिबिलिटी कितनी बन रही, जाके कितने बनेंगे वो आपको निकाल लेना जाके। तो बनेंगे आके वो सभी सतहों पर एक परिणाम आने की समय। तो देखो एक परिणाम जैसे एच आ सकता है, एक ये आएगा, एक आ जाएगा टी, बस इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो ओनली 2 बनेंगे, 2/8 आपका जो आंसर होगा वो 1/4 होगा। सॉरी कितना होगा? 1/4। ऑप्शन नंबर जो भी है, कौन सा था? सी ऑप्शन था ना शायद, हाँ 1/4 आ रहा है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। एक प्लॉट है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 5 टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें बोला नहीं आयताकार प्लाट है कैसा है, वैसे इसमें आयताकार ही होगा। खेत के मैदान जिसका क्षेत्रफल इतना है तो प्लॉट का आधा क्षेत्रफल घेरता है। तो प्लाट की लंबाई ज्ञात करिए। ये आयताकारी प्लाट है भाई, ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है बट आप लिख सकते हो। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसकी जो चौड़ाई लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 5 टाइम्स है। ये x हो गया, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एरिया होता है वो कितना हो जाएगा? 5x इंटू एक्स। ये क्या बन जाएगा? इसका एरिया बन जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वो L इंटू बी होता है। तो सिंपली आप इसमें रेक्टेंगल का एरिया लेगा। और ये जो एरिया दिया गया है 245, ये आपको आधे प्लाट का एरिया दिया है। किसका दिया है? आधे प्लाट का। मान लो इतने का दिया है तो पूरा कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो एरिया कितना आ जाएगा? 5x² इज इक्वल टू कितना आ रहा है? इधर मल्टीप्लाई कराओगे 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 8 और 9 24 और इधर 4, ये बनेगा। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 490 डिवाइडेड बाई 5 और स्क्वायर लगा इसका। डिवाइड करने के बाद अंडर रूट ले लेना, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो भी आती है x की वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20%। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको r/100 लेना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? हानि % होगा। क्या होगा? हानि। तो 20% अधिक करता है, फिर 20% की छूट दे देता है। बात समझ गए? तो कितना हो जाएगा ये? आपको निकालोगे तो 4% की क्या हो रही होगी? हानि। यानी r की वैल्यू डालोगे तो 20 तो 400 होगा। अपॉन में यहाँ पर 100 है, 100 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर सिर्फ r²/100। तो आपका 4% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है फिलहाल, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए। ये अलग से क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा
तो वो सिलेबस में ही नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं, वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज सारे क्वेश्चन जो थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन जो भी हैं वो हम आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या मान लो अभी आप बेसिक से मैथ पढ़नी है, या मान लो मैथ नहीं समझ में आती एसएससी वगैरह के, तो जो एसएससी सीजीएल का पेपर आने वाले हैं, वैकेंसीज तो आ चुकी हैं, सबको पता ही होगा। तो आप एसएससी के जो भी पेपर्स या एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी का कोई भी पेपर आए, चाहे वो सीजीएल का हो या कोई और पेपर हो, मतलब जो भी पेपर, चाहे सीजीएल, एमटीएस या जीडी वगैरह, जो भी जितने पेपर्स हैं उनकी टोटल मैथ के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ से आपको मैथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं सारा कुछ मैथ का, कोई भी मैथ का पेपर जो भी हैं वो सारे सॉल्व कराऊंगा, जो अभी तक पेपर हुए हैं वो, और आगे जो भी आने वाले पेपर्स हैं, जैसे मान लो आपका यूपीएसआई हो गया या एसएससी जीडी हो गया, इन सभी के पेपर्स के मतलब मैथ को आपको काफ़ी ज़्यादा, और जो एसएससी जो एसआई चल रहा है, एसआई जिसको अब एसआई कह सकते हो या एसएससी सीपीओ कह सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी आप तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।